हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं इस बार लेकर आई हूँ राजस्थान का छोटा सा ट्रिप जयपुर। राजस्थान अपने आप में ही बहुत ही रोचक और बहुत ही पॉपुलर जगह मानी जाती है। खास तौर पर मन में सवाल आता है कि रजवाड़ों को लेकर वहाँ पे बहुत सारी संस्कृति हमारे से जुड़ी हुई है। विश्व भर में इसकी प्रसिद्धि देखने को मिलती है। ऐसे ही कई सवाल एक टूरिस्ट के तौर पर जरूर से मन में होता है जब भी आप नई जगह विजिट करते हैं कि आखिर वहाँ की प्रसिद्धि किस वजह से है। तो हम आज चल रहे हैं राजस्थान का एक बहुत ही पॉपुलर शहर जयपुर। दिल्ली से मुश्किल से 5 और 6 आवर में हम यहाँ पर पहुँच गए और सबसे शुरुआत में हमने ये आमेर का किला विजिट किया। वैसे तो सच्चाई ये है कि मुझे थोड़ा ग्रीन जगह ज़्यादा पसंद आता है, पर जयपुर जीवन में एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए हर एक भारतीय को, ऐसा मेरा मानना है। जयपुर शहर का इतना रिच हेरिटेज, इतना रिच कल्चर बनारस के बाद मुझे पहली बार दिखा, जिसमें सच में ऐसा महसूस होता है कि वास्तविक रूप से भारतीय संस्कृति की जो पराकाष्ठा है वो अपने आप में अतुलनीय है। जयपुर में प्रवेश करते ही आप महसूस करेंगे कि वहाँ के आर्किटेक्चर, चाहे वो मॉडर्न आर्किटेक्चर हो चाहे वो एंशिएंट हो, दोनों ही आर्किटेक्चर अपने आप में अपनी कला को व्यक्त करते हैं। आपने जरूर से लोगों के बीच में सुना होगा मीनाकारी कार्य। मीनाकारी वर्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, चाहे वो अपने दीवारों में उकेरे हुए सांस्कृतिक अवलोकन के रूप में देखें या मुगलई और सनातनी कल्चर का जो मिला जुला स्वरूप है वो बहुत ही खूबसूरत है। यह बात आपको समझ में आ जाएगी कि भारत एक ऐसा देश रहा जहाँ पर अपने संस्कृति के साथ साथ दूसरे बाहरी विदेशी आक्रमणों के आने के बावजूद वहाँ की संस्कृति को अपने अंदर समाहित कर इतना सुंदर संजोया हुआ ये इमारतें अपने आप में बयां करती हैं, जिससे ये बात हमें सीखना चाहिए कि संस्कृति में कैसी भी परिस्थितियाँ रही हो, लेकिन संस्कृति ने अपने आप को पीछे नहीं रखा, हमेशा ही एम्पावर्ड करता रहा है। इसका श्रेय हम चाहे किसी को भी दें, पर वास्तविक रूप से हमें अपने आँखों को तसल्ली मिलती है। इतना सुंदर स्वरूप, कारीगरी और इतना बेहतरीन इसका इस्तेमाल अगर आप ध्यान से समझें, इसमें जितनी भी कलाकारी की गई है मीणा जाति के लोगों ने की है। उस समय के शासक इनसे इस प्रकार की कलाकृति को बनवाने के लिए उनकी सर्विसेज लिया करते थे और इनकी सर्विसेज और उनकी इस कलाकारी का तकनीकी पद्धति को बहुत ही सीक्रेट रखा जाता था। राजस्थान एक सूखा प्रदेश है जहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा समय तक रहती है। इन बातों को ध्यान में रखकर वहां की आर्किटेक्चर को डिजाइन किया गया था। दीवाने खास, जैसे ही आप प्रवेश करते ही आपको दोनों तरफ महल के 2 पोर्शन दिखाई पड़ेंगे और उसके बीच में ही मुगल बाग। मिर्जा राजा जय सिंह के काल में इसे बनवाया गया और इसे एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जय मंदिर। दीवाने खास में सबसे बेहतरीन जो कलाकृति है वो है कांच की बनी हुई ये जड़ाऊ डिजाइन जो दीवारों पे उकेरी गई थी। ये इतनी खूबसूरत है, जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो इसकी खूबसूरती को आप निहारते ही रह जाएंगे। इसे एक नाम दिया गया था शीश महल।
जयपुर में ये शीश महल एक अपने आप में एग्जाम्पल है। अगर आप अपने आप को इंस्पायर करना चाहते हैं तो ज़रूर से जयपुर के इस शीश महल को विज़िट करना चाहिए, क्योंकि इसे देखने के बाद इतना ज़्यादा हमें इंस्पिरेशन फील होता है कि आपके इतने सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे अपने घर को डेकोरेट करने का, या किसी भी तरह के ड्राइंग या आर्किटेक्चर चीज़ें अगर आप बनवाना चाहते हैं आगे लाइफ में, तो आपको बहुत सारा इंस्पिरेशनल आर्टिफैक्ट देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। जयपुर एक शाही महसूस कराता है जब आप वहाँ पर होते हैं, और एक बार ज़रूर से मन में इच्छा आती है कि काश कि इन रजवाड़ों की संस्कृति का हिस्सा मैं भी हो पाती। ये बात आप तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक आप जयपुर नहीं जाते। जब वहाँ पर जाएंगे, उसके शाही अंदाज को महसूस करेंगे, तभी आपको यह एहसास होगा कि ये बात कहीं भी गलत नहीं कही जा रही। शायद इसी वजह से आज यहाँ पर बहुत सारे मैरिज सेरेमनी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसी बात को महसूस करने के लिए। शीश महल जब बनाई गई थी तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमारे यहाँ नहीं हुआ करती थी। आप उस बात को अंदाज़ा लगाइए कि जब यहाँ पर मशालें जलाई जाती होंगी या दीपक जलाए जाते होंगे तो वो कितने खूबसूरत दिखाई पड़ते होंगे। और ये कार्य आप वहाँ पर जाकर भी कर सकते हैं। कई लोग अपने कैमरे के फ्लैश को ऑन करके इस बात को एहसास कर रहे थे कि ये कितना रिफ्लेक्ट करता है और कितना अट्रैक्टिव लगता है। इस दीवाने खास को हर एक मायने में खास बनाया गया था। यहाँ पर जो छोटा सा बाग है, उस बाग में कुछ इस प्रकार के पौधे या वनस्पति लगाए जाते थे जिससे कि यहाँ पर पूरा माहौल खुशबूदार हो, और जो महल के एम्बियंस है उसमें भी एक ठंडापन हो, जिसके वजह से एक रेलिंग या इस तरह के आर्टिफिशियल फाउंटेन या वाटरफॉल बनाया गया था, जिससे कि यहाँ पर कूलिंग सिस्टम बनी रहे। जैसे कि ये चैनल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक इस चैनल के ऊपर एक झूला हुआ करता था। शायद महारानी लोग यहाँ पर बैठकर अपने जीवन का आनंद लेते होंगे और गर्मी से बचने के लिए अपने पाँव को इस चैनल के ऊपर रखते होंगे। महल को घूमते वक्त आप ये बात महसूस कर सकते हैं कि महल को बहुत ज़्यादा लाइट कलर दिया गया था, जिससे कि मन को सुकून मिले। गर्मी में ज़्यादा भड़काऊ चीज़ों को देखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मन को सुकून करने के लिए ग्रीनरी और शांति प्रिय दीवारें आपको मन को बहुत ज़्यादा सुकून प्रदान करती हैं। ऐसा ही इस आर्किटेक्चर में देखकर महसूस होता था। हाथी के दांत से बनाया गया ये किवाड़, जिसको हम दरवाज़ा, विंडो या डोर जो भी कह सकते हैं। कई विजिटर्स जब आते थे, हाथी के दांत से बने हुए इन नक्काशियों को उखाड़ लिया जाता था उनके द्वारा, ऐसा लोग कह रहे थे। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही दुखद है। हमारी संस्कृति को हमें संजोने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम थोड़े से लालच में अगर इन चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो बहुत ही व्यक्तिगत होगा और बहुत ही सेल्फिश नेचर के रूप में हम उसे देख पाएंगे। महल के दीवारों को एक चिकनाहट दी गई थी, जिसको आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। इसे नेचुरल चीज़ों से ही बनाया गया था। इस प्रकार के मिश्रण का प्रयोग किया जाता था जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक था और आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल सुटेबल था। इस तरह की चीज़ें खासतौर पर बनाई जाती थी मुल्तानी मिट्टी से, उड़द दाल, चूने की मिट्टी और गुड़ के रस से इसका लेप बनाया जाता था और विशेष प्रकार से इसे चिकनाहट प्रदान की जाती थी। सिमेट्रिक दरवाज़ों के रूप में ये बहुत सारे स्तंभनुमा जो कलाकृति है, ये काफ़ी खूबसूरत लगती है। अगर आप वीडियोस भी बनाते हैं या फिर यहाँ पर घूमते हैं तो ये देखने में काफ़ी मज़ेदार होता है। महल के दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि एक सरोवर है, जिसमें एक और छोटा सा बाग है। कहा जाता है कि इस बाग में केसर को उगाने जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया गया, पर ये प्रयास बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया।
मनुष्य की फितरत होती है कि वो दूसरों की चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, पर अपनी ही चीज़ों की अहमियत को वो नहीं समझ पाता। ये बात अपने आप में सार्थक होती है। आप देखिए हमारे यहाँ के धरोहर कितने रिच हैं। अगर हम इसमें इंस्पायर होकर अगर हम कार्य करते हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, तो ये ज़्यादा ही अच्छा कार्य होगा और हमें ऐसा करना भी चाहिए। जयपुर की सबसे अनोखी चीज़ जो है यहाँ का पुराना शहर, जो कि पूरी तरह से किलेबंदी की गई है और किले के कई द्वार भी हैं। 8 से 9 द्वार हैं जिसमें आवाजाही की जाती थी। स्वाभाविक रूप से कोई राजा महाराजा अगर अपने महल में रहते हैं तो वहाँ की सुरक्षा का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस शहर को निर्माण कराया गया था और इसके निर्माण करने वाले विद्याधर जी थे, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। 21वीं सदी में इस प्रकार के शहर का अवलोकन करना अपने आप में अजूबा है। ऐसा आपको महसूस होगा क्योंकि आज जो हमारे शहर हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जिस प्रकार से ये शहर बसा हुआ है इसकी कई खासियत है। इसमें जो भी प्लानिंग की गई थी उसमें जल व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा सचेतन दिखाया गया है। साथ ही साथ सुगंध को लेकर, ग्रीनरी को लेकर, सुरक्षा को लेकर इत्यादि इत्यादि चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। जल महल का नज़ारा आप देखिए, बिल्कुल मॉर्निंग में जो देखने को मिलता है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सुकून देने वाला है। मनुष्य अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी भी जगह को जन्नत बना सकता है और नर्क भी बना सकता है। यह उदाहरण आप जयपुर में जाकर देख सकते हैं। जयपुर शहर एक कठिन पारिस्थितिक तंत्र को दिखाता है क्योंकि जयपुर शहर में रेगिस्तानी स्थलाकृति आपके मन को उत्साहित तो कम करती हैं, प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ की स्थलाकृति बहुत ज़्यादा मायने रखती है। पर इतने चैलेंजेस के बावजूद में यहाँ के रजवाड़े, यहाँ के शासक इतना सुंदर परिदृश्य बना पाए और यहाँ पर जीवन यापन किया और यहाँ की आम जनता के सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखा। जयपुर शहर में जो मार्केट एरिया है उसमें हर एक शॉप की नंबरिंग की गई है। अगर आपको कहीं भी जाना है तो बड़े आसानी से शॉप नंबर से आप वहां पर पहुंच सकते हैं और हर एक शॉप में कोई अलग से पैम्पलेट्स नहीं लगे हुए हैं जिससे वो क्लटर नहीं दिखाई पड़ते। इसी वजह से ये और भी खूबसूरत हो जाते हैं। किसी महानगर को इस तरह से व्यवस्थित देखना अपने आप में आश्चर्यजनक बात है और आप ये जयपुर में जाकर महसूस करिए और देखिए यहाँ के आर्किटेक्चर और पूरा साइंटिफिक तरीके से और वास्तुशास्त्र के अनुरूप बनाया गया ये शहर अनोखा शहर है। पॉन्ड में इस प्रकार मछलियों को भोजन खिलाना ये बड़ा मज़ेदार रहा हमारे लिए। जयपुर में प्रवेश करते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ साल पीछे जाकर उन संस्कृतियों को निहार रही हूँ जो कि इतिहास में मैं पढ़ा करती थी। ऐसा आप भी महसूस करेंगे क्योंकि ये शहर पुराने तौर तरीकों को बिल्कुल नहीं भूला, बल्कि उसमें समृद्धि का समावेश जरूर दिखाई देता है। एक सूखे जगह में अच्छा पारिस्थितिक तंत्र को निर्मित करना यह एक कला नहीं, वैज्ञानिक आधार है। आज हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए इस शहर से। हमारे इस शहर में कई ऐसे उदाहरण हैं जिसको हमें सामान्य तौर पर अपने जीवन में समाहित करना चाहिए, जैसे आसपास के जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना, अपने रखरखाव के साथ साथ उनके भी व्यवहारिक जीवन को ध्यान में रखते हुए उनके साथ तालमेल मिलाते हुए अपने जीवन को समृद्ध बनाना, साथ ही साथ आसपास के जीव जंतुओं का भी जीवन को समृद्ध बनाना, यह जयपुर शहर के लोगों का बहुत कर्मठ स्वरूप दिखाता है। किले में कई तरह से जल प्रबंधन का व्यवस्था किया गया था। जल प्रबंधन के लिए जो भी तकनीकी अपनाई गई आज भी वह कारगर है। आज भी उन जलाशयों से जल का निष्कासन किया जाता है। जयगढ़ विजिट करते वक्त हमने ध्यान दिया वहां पर किसी प्रकार का आयोजन किया जाना था जिसकी तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही थी। जयपुर शहर का व्यावसायिक जीवन
पुराने समय से लेकर आज के समय तक ज़्यादा कुछ परिवर्तित नहीं लगता है, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा सुदृढ़ता दिखाई पड़ती है। ज़्यादातर व्यवसाय पत्थर के मूर्तियाँ बनाना या पत्थर के इमारतें बनाना, कपड़ों का कारीगरी और उसमें हस्तशिल्प का बहुत ज़्यादा योगदान है। साथ ही साथ चमड़े के जूते, जयपुर जूतियाँ, इस तरह के कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो पुराने व्यावसायिक ढांचे को ही उन्नत बनाता है। सिर्फ ये महल की दीवारें सिर्फ राजाओं के जीवन काल के बारे में अभिव्यक्त नहीं करती, बल्कि आधुनिक काल से जुड़ी हुई कई यादों को समेटे हुए है, जहाँ पर कई ऐसे महाराजा हुए जो कि हमारे सेना में सम्मिलित हुए और उनकी वीर गाथा को यहाँ पर उकेरा गया है। कई तरह के औजार, अस्त्र शस्त्र से भरी हुई ये गलियां कुछ न कुछ अपने आप को बयां करती हैं। साथ ही साथ इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार रजवाड़े अपने सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क थे और अपने आन बान शान को बहुत ज़्यादा महत्वता देते थे। अस्त्र शस्त्र को बनाए जाने के लिए कई शस्त्रागार बनाए गए। अस्त्र शस्त्र का अवलोकन करते वक्त आप ये बात महसूस कर सकते हैं कि जो रजवाड़े थे वो बहुत ही सशक्त और बहुत ही हिष्ट पुष्ट हुआ करते थे। इन औजारों को संभालना ही अपने आप में एक वीरता है। महल के भीतर ही मंदिर बनवाई जाती थी। महल के अंदर मंदिर का एक स्थान जरूर होता था। बड़े बड़े गलियों से होते हुए इन महलों के बीच जगह जगह जाकर खुला कोर्टयार्ड का मिलना बड़ा स्वाभाविक सा था और इन कोर्टयार्ड में अलग अलग फंक्शन किए जाते थे। आज भी शायद इसी प्रकार का कोई प्रोग्राम यहाँ पर किया जाना था, जिसके लिए बड़ी भव्यता से तैयारी की गई थी। महल के बीच में एक बड़ा सा कोर्टयार्ड था, जहाँ पर जयपुर के कई कलाकृतियों को यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया गया था। कारीगर इसे सामने आपको बनाकर दिखा भी रहे थे किस प्रकार से वो इन कलाकृतियों को बनाते हैं, और कुछ वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर महिलाएं भी थी जिन्होंने ये जयपुर रजाइयों को डिस्प्ले में लगा रखा था। शायद ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड थी। आगे चलकर हमें जो भी ये भवन मिला उससे ये हमने अंदाजा लगाया शायद ये रसोई घर हुआ करता होगा। अगर आप यहाँ पर जाएं तो ज़रूर से गाइड रखें, आपको अच्छे से चीज़ों का ज्ञान मिलेगा और अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ पर एक और कोर्टयार्ड में सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए भी तैयारी चल रही थी। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर था और यहाँ पे जब प्रोग्राम हो रहा होगा वो कितना बेहतरीन लग रहा होगा ये हम इमेजिन कर रहे थे। आगे चलकर जो हमें व्यू दिखाई पड़ा वो बहुत ही अविस्मरणीय था। पूरे जयपुर शहर का अवलोकन आप यहाँ से कर सकते हैं और जल को किस तरह से संचय किया जाता था उसकी तकनीकी को भी थोड़ा बहुत यहाँ से समझ सकते हैं। पूरे चारों तरफ से जयपुर शहर को किस तरह से किलेबंदी की गई थी ताकि बाहरी आक्रमणों से बचा जा सके, यह बात आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। और आप जो सामने देख पा रहे हैं वो आमेर का किला है, जिसका अवलोकन आप पहले भी कर चुके हैं। यह किला जयगढ़ के किले से नीचे स्थापित की गई थी। जयगढ़ किले को सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। यहाँ पर सैनिकों की छावनी हुआ करती थी। जयगढ़ किले से आमेर के किले का अवलोकन करना बड़ा मज़ेदार लग रहा था और आमेर के किले में जो भी चीज़ें गतिविधियां हो रही थी वो साफ साफ हमें यहाँ से दिखाई पड़ रही थी। इतने ड्राई जगह होने के बावजूद भी पक्षियों की चहचहाट में कोई भी कमी नहीं दिखाई पड़ती है। मनुष्य चाहे तो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकता है
और विपरीत परिस्थितियों को भी मनोरंजक और उत्साहवर्धक बना सकता है। यह आकर आप यहाँ पर महसूस करेंगे। जयपुर शहर में बाजार का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हमें इंस्पायर होकर और भी शहरों में इस तरह के बाजारों का निर्माण में योगदान देना चाहिए। यह बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और साफ सुथरी व्यवस्था है, जिसको अपनाना हमारे शहर के लिए वैज्ञानिक तरीका होगा। यह बात मुझे समझने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा। इस तरह के एग्जाम्पल को देखकर मन में इस बात का ज़रूर से जिक्र आता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इतनी ऑर्गेनाइज्ड थी, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। हम जिस प्रकार से अपनी व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित कर पाते हैं, निश्चित तौर पर हमारे एंसेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक रूप से चीज़ों को समझते थे और उसको स्थापित करते थे। किसी शहर में जाएं और वहाँ के बाजार का अवलोकन न करें तो एक अधूरा सा ज्ञान रह जाता है, और साथ साथ में बाजार का अवलोकन करते हुए वहाँ से कुछ खरीदना बहुत ही मज़ेदार होता है। जयपुर शहर में इन बाजारों में आपको आधुनिक चीज़ों के साथ साथ परंपरागत चीज़ें भी बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। पीतल के सामान, कांसे के सामान या तांबे के सामान, इसकी अपनी ही खासियत होती है। ऐसे मार्केट और ऐसे बाजार में और ऐसे शॉप्स पे जाना अपने आप में एक अचीवमेंट होता है, और चीज़ों को समझना और उसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उनकी कारीगरी पर ध्यान देना और उनके बातों को समझना कि उसके स्वरूप में क्या वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं, आखिर उसके आकार और प्रकार में किस प्रकार से गठन किया गया है और उसका आधार क्या रहा होगा, यह सब जानना बहुत ही मज़ेदार होता है। सामान्य तौर पर अगर आप देखें तो कलई करना एक बहुत ही साधारण सी बात थी पुराने समय में, पर जयपुर शहर में आज भी ये प्रक्रिया देखने को मिली। ये बड़ा अच्छा लगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि कलई किस पर किया जाता है। ये पीतल के बर्तन पे किया जाता है। भोजन को खाने के लिए, रखने के लिए टीन का कोटिंग किया जाना कलई किया जाना कहलाता है, क्योंकि पीतल रिएक्ट करता है। अगर भोजन को सीधे तौर पर पीतल के सामान में लंबे समय तक रखा जाए तो वो विषाक्त भी हो सकता है, इसलिए उस पर एक कोटिंग की जाती है जिसे टीन कोटिंग कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को पुराने ज़माने में कलई कहा जाता था। इस तरह के शॉप को करीब से देखना और उसकी सांस्कृतिक महत्वता को समझना, किसी शहर के बारे में समझना, ये बहुत ही आसान हो सकता है। यहाँ के बर्तनों के स्वरूप, आकार बहुत कुछ बयां करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। शुभ दिन।